गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गद्य खंड में से पाठ नंबर 6 स्पीति में बारिश की दोहराई करेंगे। इसके लेखक हैं कृष्ण नाथ। तो मैं आपको यहाँ पर पाठ का सार बताना शुरू करती हूँ। तो जो स्पीति में बारिश है वह क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। अब स्पीति क्या है? एक घाटी का नाम है। तो इसमें स्पीति घाटी की परिस्थितियों का, कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है, उसका मनोरम वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आएगी स्पीति संचार साधनों से रहित। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की एक तहसील है। यहाँ ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं तथा कठिन रास्ते हैं, इसलिए इसका इतिहास भी कम है, क्योंकि कोई जा ही नहीं पाता था, तो इतिहास में इसकी जानकारी कम ही मिलती है। यह प्रदेश क्या है? संचार के साधनों से कटा हुआ है। अब यहाँ का जो राजा आज भी क्या है? वायरलेस सेट के माध्यम से केलंग और काजा को जोड़ता है। केलंग और काजा जगह के नाम है। जो प्राचीन काल में स्पीति क्या थी? प्राचीन काल में स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अंग रही है। जब साम्राज्य टूट गए थे तब यह स्वतंत्र रही, अर्थात इसके ऊपर किसी का भी साम्राज्य नहीं था। यह क्या था? कभी लद्दाख, कभी कश्मीर, कभी बूशहर, कभी कुल्लू मंडल में शामिल होती रही थी, और कभी क्या था? ब्रिटिश राज में भी रही थी, लेकिन हमेशा स्वतंत्र रही। यहाँ जब भी किसी राजा का संदेशवाहक आता था, यानी कि मैसेज लेकर कोई आता था, तो उसके आते जाते क्या होता? वसंत बीत जाता था। वसंत ऋतु का नाम है। यहाँ के लोग क्या थे? एक डाकू था जोरावर सिंह। उससे बचने के लिए क्या करते थे? वे अपनी आंखें बंद करके चांगमा का तना पकड़ लेते थे, या एक दूसरे को मजबूती के साथ पकड़कर बैठ जाया करते। यही उनको सबसे सुरक्षित लगती थी। यह उनकी, कह सकते हो कि एक सुरक्षा शैली थी। अब मैं आपको स्पीति की जनसंख्या और उसके ऊपर हुए राज के बारे में बताऊंगी। 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 7196 थी और उसका क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस प्रकार यहाँ जो जनसंख्या का घनत्व है वह क्या है? 1 वर्ग मील में केवल 4 है। जो स्पीति का राज्य है वह सन 1846 में राजा गुलाब सिंह के जरिए अंग्रेजों को मिला था। फिर सुन लीजिए कि राजा गुलाब सिंह के जरिए अंग्रेजों को मिल गया था। इसका शासन कौन चलाया करता? एक नोनो चलाता था। नोनो कौन होता है? वहाँ का कोई भी स्थानीय शासक। अंग्रेजों के राज में जो नोनो की स्थिति क्या थी? वो सेकंड क्लास ऑफिसर के बराबर थी, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बराबर थी, और उसका काम क्या था? माल गुजारी इकट्ठा करना तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना। ये उसको काम करने के लिए दिए गए थे। 1960 में स्पीति को पंजाब का तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश का अंग बना दिया गया, और यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। और भी बेटा पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ आराम से आया जाया जा सकता है, लेकिन जो स्पीति है वहाँ पर आना जाना पहले तो बहुत ही मुश्किल था, आजकल फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक काम हो गया है। अब दुर्गम, जो इसकी ऊंचाई के बारे में बताऊंगी, तो इसकी दुर्गम ऊंचाई, स्पीति के चारों ओर क्या है? दुर्गम पहाड़ हैं। इनकी औसत ऊंचाई क्या है? 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे क्या करते हैं? तिब्बत, लाहुल, किन्नौर तथा लद्दाख, इन 4 जगहों से अलग करते हैं। यहाँ पर एक नदी है, स्पीति नदी। जो इसकी मुख्य नदी स्पीति है वह क्या है? 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई बूशहर और किन्नौर होते हुए सतलुज नदी में जा मिलती है। अब इसके साथ कहते हैं कि कोई पारा और पिन नदियों की घाटियाँ भी हैं, परंतु केवल जो स्पीति घाटी है उसी में आबादी है, वहाँ पर बाकी जगह पर आबादी नहीं है।
यहाँ के लोग क्या हैं, वहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है, तो वे क्या होता है कि 8-9 महीने वे लोग शेष दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ घर गर्म करने के लिए लकड़ियों तक की सुविधा भी नहीं है। जो फसल है वह साल में एक बार होती है। फिर भी लेखक कहते हैं कि समझ में ही नहीं आता, जब इतनी सारी असुविधाएं हैं तो लोग यहाँ पर रहते क्यों हैं, बस रह लेते हैं। तो किस लिए, अपने धर्म के लिए या अपनी जन्मभूमि से मोह माया के कारण या मजबूरी के कारण या कोई भी कारण नहीं है, बस वे लोग वहाँ पर रह लेते हैं। अब वहाँ के जो पहाड़ हैं वे क्या हैं, नंगे हैं, ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। नंगे का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं। यहाँ क्या है, चारों तरफ ठंड ही ठंड है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है, यानी कि सर्दी में उनका शरीर भी गलना शुरू हो जाता है। यहाँ स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएं, आइसक्रीम या छोले भटूरे जैसी बाजारू चहल पहल नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी हिली एरिया में घूमने के लिए जाते हैं तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं, पर स्पीति में ऐसा नहीं है। यह हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। लाहौल स्पीति की घाटियाँ रोहतांग जोत के पार हैं। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की ऊंचाई क्या है, 10,535 फीट और स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट है। फिर वहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है कि 12 लाचा और माने पर्वत श्रेणियाँ ये वहाँ पर फेमस प्रसिद्ध श्रेणियाँ हैं। स्पीति घाटी को उत्तर दिशा से जो पर्वत श्रेणियाँ घेरे हुए हैं उनकी ऊंचाई कितनी है, 16,221 से लेकर 16,500 फीट है। दो चोटियाँ 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इनको क्या कहते हैं, 12 लाचा श्रेणियाँ कहते हैं। अब दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता है, माने श्रेणियाँ कहा जाता है। और लेखक का ऐसा सोचना है कि शायद इनका नाम बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर पड़ा हो, क्योंकि बौद्ध क्या करते हैं, वहाँ पर अपने मंत्र का जाप करते हुए घूमते रहते हैं। तो 24 घंटे जब इस मंत्र का जाप होगा तो लेखक ने सोचा कि इसीलिए इसका नाम माने श्रेणी पड़ गया होगा। और उस मंत्र का जो शब्द हैं वो हैं ओम मणि पद्मे हूँ, तो इस मंत्र का जाप वहाँ पर होता रहता है। इंपीरियल गजट के अनुसार माने श्रेणी की जो ऊंचाई है वह कितनी है, 21,646 फीट है। अब कुछ इसकी जो छोटी चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई 17,000 फीट से भी अधिक है। और इसके जो कई गांव हैं वे 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हुए हैं। इसके बीच में क्या है, हिमालय है, और जो हिमालय है उसी में स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय है, दूसरी यानी कि बाहरी हिमालय भी है, और उसकी चोटी की जो कितनी ऊंची है, 23,064 फीट ऊंची है। और जो इसकी और बाकी चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई कितनी है, 20,000 फीट। अब लेखक क्या करता है, वे कहता है कि यहाँ के जो लामा है ना वे बूढ़े हो चुके हैं, तो इस पर घाटियों में क्या है, उदासी छाई हुई है। तो वे घाटी के युवकों से उनको आमंत्रित करते हैं, उनको आमंत्रण देते हैं कि वे यहाँ आए और इन पर एक खुशी का माहौल पैदा करें। अब जो वहाँ की चोटियों की ऊंचाई है उनसे होड़ लगाना उचित नहीं है। वे उन युवकों को समझाते हैं कि जो यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं ना, इनसे होड़ मत करना, इनको पार करने की तुम ऐसे ही इनको हल्के में मत ले लेना। लेकिन फिर वे कहते हैं कि जो यहाँ के नव युवक युवतियाँ हैं वे आकर इस पर इनके अभिमान को चूर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले उनको अपना अभिमान ख़त्म करना होगा। अब जो ये घाटियाँ हैं वे जैसे बूढ़े लामा, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनमें थोड़ी सी उदासी आ जाती है। तो कहते हैं कि जो ये घाटी है यह बूढ़े लामाओं के कारण उदास दिख पड़ती है। अगर युवक युवतियाँ यहाँ आएँ, घूमें फिरें, इन पहाड़ियों पर चढ़ें, किलोल करें, तो हो सकता है कि यहाँ पर पहले की तरह से खुशी का माहौल पैदा हो सकता है। फिर यहाँ पर 2 ऋतुएं बताई गई हैं। स्पीति में लाहुल की तरह 2 ऋतुएं होती हैं। एक तो
वसंत ऋतु होती है और दूसरी शीत ऋतु होती है। जो वसंत ऋतु है वह जून से सितंबर तक अल्पकालिक होती है, थोड़े समय की ही होती है। तब यहाँ का तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जनवरी में जो तापमान है वह 8 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। वसंत में क्या होता है? जो दिन है वो तो गर्म होते हैं, लेकिन जो रातें होती हैं वे ठंडी होती हैं। जब गर्मी के दिनों में ऐसा होता है तो शीत ऋतु में, शीतकाल में मौसम कैसा होता होगा आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ फूल खिलना तो बड़ा ही मुश्किल कार्य है। वसंत ऋतु में भी फूल नहीं खिलते हैं, ना ही हरियाली होती है। और सर्दी के आते आते तो जो नदी नाले हैं वे सारे जम जाते हैं। वहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं तो वो क्या करती हैं? मनुष्य को काफ़ी ठंडक पहुँचाती रहती हैं, उनके शरीर में एक ठिठुरन पैदा कर देती है। फिर आता है कि वहाँ पर वर्षा की कमी होती है, वर्षा का अभाव। स्पीति में मानसून नहीं पहुँचता, इसलिए वहाँ वर्षा नहीं होती, ना ही कभी बाहर देखने को मिलेगी। अब कालिदास एक जो कवि थे, उन्होंने अपने एक लेख था उनका ऋतु संहार, उसमें वर्षा ऋतु के ठाठ का वर्णन किया गया है, वर्षा ऋतु का मनोरम वर्णन किया है, लेकिन वह स्पीति में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कालिदास ने अपने उसमें क्या बताया है कि जो वर्षा ऋतु है वह अत्यंत श्रृंगारिक है, उसका सौंदर्य, वर्षा का सौंदर्य अत्यंत मनोरम ढंग से किया है। और साथ साथ में उसका मादक वर्णन भी किया है कि जो वर्षा होती है वह मनुष्य के अंदर एक मादकता पैदा कर देती है। लेकिन जो स्पीति के लोग हैं वे इस चीज़ को नहीं समझ पाते, क्योंकि वहाँ तो बारिश होती ही नहीं है। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, और बादल बरसने पर क्या होता है? हाथी चिंगाड़ते हैं, और जो वियोगिनी स्त्रियां होती हैं वे रोती कलपती हैं। तो ये सब बातें किस में बताई गई हैं? जो अपने कालिदास थे उन्होंने ऋतु संहार में बताई हैं। और इस सब का कारण क्या है कि वहाँ पर कभी कभार ही बारिश होती है। जो धरती है वह सूखी, ठंडी और बंजर रह जाती है। फिर मैं आपको यहाँ के पर जो फसलें होती हैं उनका बताना चाहूँगी कि स्पीति में साल में एक बार ही फसल होती है। यहाँ पर जौ, गेहूँ, मटर और सरसों की खेती की जाती है। अब वहाँ पर सिंचाई कैसे की जाती है? जो पहाड़ों से झरने बहते हैं उनसे सिंचाई की जाती है। कहने को तो वहाँ पर स्पीति नदी भी है, लेकिन जो उसका पानी है वह किसी काम नहीं आता, क्योंकि जो उसके तट हैं वो काफ़ी चौड़े चौड़े हैं। अब लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर खेती हो ही नहीं सकती। हाँ, वहाँ पर जो काफ़ी भूमि है उसको खेती के योग्य बनाया जा सकता है, लेकिन जो ठंड होती है ना, उसके कारण ना तो वहाँ फल होते हैं ना पेड़ होते हैं, इसलिए जो स्पीति है वह वीरान ही रह जाती है। और अंत में इसका आता है वर्षा का सुखद अनुभव। लेखक जब वहाँ गए थे तो उनको एक सुखद घटना की याद आती है। वे जब काजा के डाक बंगले में सोए हुए थे तो आधी रात का समय था, तो उनको लगा कि जैसे खिड़की के बाहर कोई खिड़की बजा रहा है। वे उठकर क्या करते हैं? खिड़की को खोलते हैं तो हवा का एक तेज झोंका उनके मुंह पर आता है और उनके हाथ को छीलने लगता है। अर्थात हवा इतनी तेज थी कि वो उनसे सहन ही नहीं हुई। अब लेखक क्या करते हैं? दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर सुबह उनको पता चला कि रात को बारिश हो रही थी, और बारिश भी कैसी? बर्फीली, जिसमें बर्फ भी साथ गिर रही थी। कैसे थी वो? जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो और महाशंख की ध्वनि चारों तरफ तैर रही हो। तो जो वर्षा हो रही थी उसकी तुलना नगाड़े से और महाशंख से की गई है। फिर सुबह लोगों ने उनको बताया कि जो आपकी यात्रा है ना, यह काफ़ी शुभ रही है, क्योंकि आपके आने के बाद ही स्पीति में काफ़ी दिनों के बाद बारिश हुई है। ये था आपका पाठ नंबर 6 का सार।